मैं धर्मेंद्र शीना प्राउड टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान और समझ रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं कि मानव समाज आर्थिक विषमता का शिकार हो रहा है। किसी के पास जरूरत से ज्यादा धन है और किसी को दो वक्त की रोटी की तड़प है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? इसी विषमता और आर्थिक असंतुलन को समाप्त कर संपूर्ण मानव समाज का कल्याण करने के लिए प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार ने नव मानवतावाद, सामाजिक आर्थिक दर्शन, प्रगतिशील उपयोग तत्व, संक्षेप में प्रौढ़ दिया। आज नई व्यवस्था के रूप में प्रौढ़ के ऊपर अपने विचारों को रखने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं ललित परिमुख जी। ये प्रौढ़ कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का 5वां क्लास है। तो ललित जी को मेरा नमस्कार और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस क्लास को आगे की ओर लेके चलें। धन्यवाद और सभी को नमस्कार। जैसा कि धर्मेंद्र जी ने बताया कि पिछले कई सप्ताह से प्रौढ़ कैडर ट्रेनिंग की क्लासेस हो रही हैं और हम बुनियादी रूप में प्रौढ़ दर्शन क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके पीछे किस तरह का मनोवैज्ञानिक विचार है, श्री प्रभात रंजन सरकार ने किस तरह से मानव कल्याण के लिए प्रौढ़ दर्शन नव्य मानवतावाद पर आधारित समाज के कल्याण के लिए दिया है। आज हम 5वां सूत्र डिस्कस करते हैं। पिछले कई सप्ताहों में कुछ सूत्र डिस्कस हुए और साथ ही साथ कुछ डिस्कशन भी हुआ। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं देश की, विश्व भर की, उस पर भी बहुत सारी वार्ताएं हुई है। 5वां सूत्र प्रौढ़ का ये कहता है, शक्ति संपातेन विपरीत धारायाम विक्रांति। हमने क्रांति और विप्लव यानी एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन, इसके बारे में पहले पढ़ा और जाना, और बहुत सी जो तथाकथित दूसरे सामाजिक शास्त्र हैं उनसे किस प्रकार ये परिभाषा भिन्न है क्रांति की और विप्लव की। समाज चक्र की बात हम शुरू में समझ चुके हैं कि किस प्रकार शूद्र युग से क्षत्रिय युग, फिर विप्र युग, फिर वैश्य युग, फिर वापस शूद्र विप्लव के द्वारा शूद्र युग, फिर क्षत्रिय युग। इस तरह से ये प्रकृति द्वारा ही बनाया गया समाज चक्र है, जिसे श्री प्रभात रंजन सरकार साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या की है। और यहाँ पे विक्रांति यानी काउंटर एवोल्यूशन का जिक्र आता है इस सूत्र में। ये काउंटर एवोल्यूशन क्या है, ये विक्रांति किसे कहेंगे हम? तो जब एक युग पिछले वाले युग की तरफ धकेल दिया जाता है शक्ति संपात के द्वारा, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर कोई युग पीछे की तरफ धकेल दिया जाए तो उसे काउंटर एवोल्यूशन या विक्रांति कहेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है, या अभी हमारे सामने जो कई मुल्क में, खासकर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में भी जो हो रहा है, उसे हम अगर इस नजरिए से देखें तो वो क्या है। पहले इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं। मान लीजिए एक समय विप्र युग इस्टेब्लिश हो गया। भारत में विप्र युग बहुत पहले इस्टेब्लिश हो चुका था, जब यहाँ पे विप्रों की संख्या बहुत थी और राजा यानी क्षत्रिय को गाइड करने वाला विप्र ही था। तो विप्रों ने पुस्तकें लिखी, ढेर सारी संहिताएं लिखी, ढेर सारे सूत्र लिखे, शास्त्र लिखे, और उसी के आधार पर राजा और उनके सैनिकों को या उनके सेनापति वगैरह को इस तरह से चलना पड़ता था। तो इसे हम विप्र युग कहेंगे। लेकिन देखिए इतिहास में जब पहल ही दूसरे इन्वेडर्स आए, और उसमें सबसे कामयाब इन्वेडर कुश, हुण और मुस्लिम रूलर्स आए, तो उन्होंने सबसे पहले जिस युग को स्थापित किया वो क्षत्रिय युग था। क्योंकि बलजोबरी से, तलवार के जोर पे, शस्त्र के जोर पे उन्होंने राज्य को जीता। तो ये क्षत्रिय युग का प्रतीक हुआ, ये क्षत्रिय युग की तैयारी हुई।
तो जब मुस्लिम रूल आया तो वो क्षत्रिय के माध्यम से ही आया। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि विप्र युग जो भारत का पुराना हिंदू राज्य था, उसको मुस्लिम राज्य ने पीछे की तरफ धकेल दिया, क्षत्रिय युग की तरफ ले गए। हम लोग विप्र युग की तरफ आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद स्वाभाविक अवस्था में वैश्य युग को आना था। लेकिन जैसा कि प्रौद्ध के प्रणेता कहते हैं, यदा कदा ऐसा हो जाता है कि विप्र युग से पीछे के युग की अगर धकेल दिया जाए तो एक काउंटर रेवोल्यूशन, तो जब मुस्लिम रूल आया वो क्षत्रिय युग ही कहलाया जाए, क्योंकि उन्होंने शक्ति के दम पे, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से ही उन्होंने राज्य जीता, उन्होंने राज्य किया। लेकिन धीरे धीरे जब ये मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हुआ तो उसके बाद जब वो एक तरह से सेटल हो गए, तब उन्हीं का प्रीस्ट क्लास, उन्हीं का विप्र उनको गाइड करने लगा और उनको चलाने लगा। तो फिर क्षत्रिय युग वापस एक विप्र युग में तब्दील हो गया। तो क्षत्रिय युग बहुत देर तक इस्टेब्लिश नहीं रहेगा अगर वो काउंटर एवोल्यूशन की तरफ से आया हो। अगर वो काउंटर एवोल्यूशन यानी विक्रांति के माध्यम से आया हो तो वो अधिक देर तक टिकेगा नहीं। हमारे ही देश में ये क्षत्रिय युग पहले कब आया होगा, उसकी उम्र तो बहुत पुरानी है, 5000, 6000, 7000 साल पहले की बात है, जब क्षत्रिय युग का चलन था, जब सारी चीजें युद्ध के स्तर पर ही तय होती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा ही नियम था। इसी युग को हम क्षत्रिय युग कहते थे। सारे फैसले तलवार या तीर या भाले के जरिए होते थे। राजाओं को भी युद्ध लड़ना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे 2500-3000 साल पहले की अवस्था हमारे देश में विप्र युग की अवस्था कहलाई जा सकती है, क्योंकि तब विप्रों का बोलबाला बहुत ज्यादा था और विप्रों ने समाज में कंट्रोल पैदा किया, धर्म की राह पे जनमानस को लिया। और उसके बाद जैसे अभी मैंने जिक्र किया, ये जो क्षत्रिय युग आया ये थोड़े से काल के लिए आया और वापस एक विप्र युग की अवस्था आई। लेकिन ये जब विप्र युग आया मुस्लिम रूल में, उसके बाद जो नया युग आया जो अंग्रेजों के माध्यम से आया। लेकिन अंग्रेज किस माध्यम से आए, वो तो बिजनेस के माध्यम से आए, व्यापार के माध्यम से आए। लेकिन व्यापारियों का बोलबाला अभी पूरा नहीं था, व्यापारी यानी वैश्य। लेकिन उस वक्त यानी 16वीं सदी या 15वीं सदी में जब ये लोग आए, ब्रिटिशर्स और यूरोपियन लोग जब भारत में आए, तब हमारे देश में उस वक्त ऑलरेडी एक विप्र व्यवस्था चल रही थी। लेकिन ये वैश्य की व्यवस्था तब नहीं कह सकते हम कि वैश्य युग शुरू हो गया था, जबकि ब्रिटिशर्स आए तिजारत के लिए, व्यापार के लिए, और उनके लीडर्स वैश्य ही थे। मगर उन्होंने युद्ध के जरिए ही अपनी जगह बनाई। उनके युद्ध मुस्लिम रूल के साथ ही हुआ। तो थोड़े काल के लिए एक बार फिर क्षत्रिय युग आया, लेकिन वो काउंटर एवोल्यूशन की तरह ही आया, विक्रांति की अवस्था हुई और वापस फिर विप्र युग की तरफ हम चले गए। क्षत्रिय युग बहुत देर तक टिका नहीं। इस तरह से हम ये विक्रांति को समझ सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अगला सूत्र है, तीव्र शक्ति संपातेन विपरीत धारायाम प्रति विप्लव। अब ये प्रति विप्लव यानी काउंटर रेवोल्यूशन, ये काउंटर रेवोल्यूशन से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब किसी युग में उसे पीछे की तरफ धकेल दिया जाए और बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बाय वेरी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बल का प्रयोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो और उससे हम उसे पीछे की युग की तरफ धकेल लें, तब उसे हम काउंटर रेवोल्यूशन या प्रति विप्लव कहेंगे। तो एग्जाम्पल इतिहास में विप्र युग से क्षत्रिय युग में जाने की ही आई है, जो मैंने अभी कहा। ठीक ऐसा ही यूरोप में भी हुआ है। यूरोप का भी जो रेनेसां का एज है, रेनेसां का एज विप्र युग की शुरुआत कही जाएगी। और रेनेसां के काल में ही, रिफॉर्मेशन के काल में ही बहुत सारे युद्ध यूरोप में हुए हैं, बहुत सारी चीजें वहां युद्ध से तय हुई हैं। वो जो युद्ध वाली अवस्था है, वो जब थोड़े काल के लिए किसी डिक्टेटर या किसी मिलिट्री कमांडर के हाथ में, जैसे नेपोलियन के हाथ में अगर शासन है, उसी तरह ऐसे कई लीडर्स थे फ्रांस में, यूरोप में, जिन्होंने अपने हाथ में शासन को लिया, तो वो थोड़े काल के लिए क्षत्रिय युग
की तरफ युग चक्र को धकेल दिया गया, यानी ये काउंटर रेवोल्यूशन की अवस्था आई। और काउंटर रेवोल्यूशन की अवस्था में जब एक युग पीछे की तरफ धकेला जाता है तो वो बहुत देर तक टिकता नहीं है, वो वापस अपने उस युग में आ जाता है जिसे हम विप्र युग कहेंगे, या उसके आगे का जो युग है वैश्य युग, उसकी तरफ चला जाए। जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी क्षत्रिय एज, क्षत्रिय युग जैसी अवस्था बहुत थोड़े काल के लिए दिखाई दी। अगर हिटलर के माध्यम से यूरोप में या जर्मनी में एक परिवर्तन आया और मिलिट्री रूल और मिलिट्री कमांड का एक बड़ा इंपॉर्टेंस बना, एक फासिस्ट राज्य की शुरुआत जैसी बात हुई और पूरे विश्व भर में उसका विरोध हुआ। हिटलर के माध्यम से जो काम यूरोप में हुआ वो क्षत्रिय एरा को इस्टेब्लिश करने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही रही, 5-6 साल ही रही, वो ज्यादा टिकी नहीं। और अगर फासिस्ट रूल कामयाब हो जाता तो शायद वो एक प्रकार का क्षत्रिय एरा ही होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर द सेक ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये फैसिज्म बहुत देर तक टिका नहीं। जितने भी फैसिस्ट लीडर्स थे उनको उनकी सजा मिली, और दूसरे महायुद्ध के बाद एक नया चेंज आया, विशेषकर अमेरिका और यूरोप में, कि गति तेजी से वैश्य युग की तरफ चलने लगी। और जो विप्र युग के बाद थोड़े काल के लिए क्षत्रिय युग आया वो टिका नहीं और सीधा वैश्य युग की तरफ मूवमेंट शुरू हुई। अब भारत में भी इसी तरह का काम 90s में हुआ जब हमने लिबरलाइजेशन को स्वीकार किया, लेकिन यहाँ पे ऐसी अवस्था नहीं आई कि हमें क्षत्रिय युग को लाना पड़ा। यहाँ पे ऐसी अवस्था नहीं आई। यहाँ पे वैश्य युग की शुरुआत नेचुरल तरीके से हुई, लेकिन उसमें छोटी छोटी कुछ बाधाएं, कुछ संकट और कुछ थ्रेट, भारत के ऊपर थ्रेट था कि अगर हम लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर अटैक हो जाता या हमारे टुकड़े कर दिए जाते दूसरे बड़े ताकतवर देशों के द्वारा। तो उसको बचाते हुए हमारे देश ने वैश्य युग के नियमों को स्वीकार करना शुरू किया, और अब धीरे धीरे हम भी वैश्य युग में प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पे चीजें अब उन्हीं मूल्यों से चलती हैं जिससे वैश्य युग बनता है। उसकी अच्छाइयाँ बुराइयां हमारे सामने हैं, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि वैश्य युग में क्या अच्छाइयां हैं और क्या कमजोरियां हैं या क्या बुराइयां हैं। तो ये दो सूत्रों की चर्चा की। इसके बाद जो 7वां सूत्र है वो ये है, पूर्ण वर्तनेन परिक्रांति। पूर्ण वर्तनेन यानी समाज चक्र जब एक बार पूरा घूम जाता है तो उसे हम परिक्रांति कहेंगे, एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सोशल साइकिल। ऐसा माना जाता है कि अभी तक ये कंप्लीट रोटेशन हुआ नहीं है। उसके लिए एक बड़े पैमाने पे शूद्र विप्लव की आवश्यकता है, जो कि वैश्य युग के बाद ही होगी। वैश्य युग अपने चरम पे पहुंचेगा, वैश्य युग अपने क्लाइमैक्स पे आने के बाद ही अपने इनर कॉन्ट्रडिक्शन से, अपने इनर कमजोरियों से, अपने झूठ से, अपने छल कपट से गिरेगा और एक विप्लव की अवस्था आएगी जिसे शूद्र विप्लव कहेंगे। और इस शूद्र विप्लव के बाद फिर से क्षत्रिय युग का आगमन होगा और फिर क्षत्रिय युग अपने समय से चलेगा और उसके बाद फिर अगला युग आएगा। तो इस तरह से जो पूर्ण वर्तनेन, फुल रोटेशन ऑफ द सोशल साइकिल, इसे हम परिक्रांति कहेंगे। ये परिक्रांति है, अभी परिक्रांति हुई नहीं है। अभी हम शायद इंतजार ही कर रहे हैं कि वैश्य युग का बबल, वैश्य युग कब विस्फोट होगा और उसकी कमजोरियां हमारे सामने कैसे आएंगी, ये समय बताएगा। और इसके लिए प्राउटिस्ट और प्राउट के कैडर को अपनी तैयारी रखनी है, अपने आप को बनाना है और समाज के अधिकतर लोगों को प्राउट की राह पे लाना है। इसी संदर्भ में जो अगला सूत्र है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये 8वां सूत्र है, वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति। वैचित्र्यम प्राकृत धर्म, प्रकृति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेचर, विचित्रता यानी डाइवर्सिटी इज वेरी नेचुरल। दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते।
दो जीव एक जैसे नहीं हो सकते, दो मनुष्य एक जैसे नहीं हो सकते, दो ग्रुप एक जैसे नहीं हो सकते। समान होना और समान करने की बात सोचना भी एंटी नेचुरल है या अनसाइकोलॉजिकल है। राउत इस बात को मानता है कि हर आदमी अलग तरीके से है। हाँ, हम आदमियों को या मनुष्यों को कैटेगरी में जरूर बांट सकते हैं या टाइप में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बराबर नहीं कर सकते। बराबर हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, लेकिन बराबर होना दो लोगों का, चार लोगों का बड़ा ही मुश्किल है, बल्कि असंभव है। इसलिए जिन लोगों ने इस तरह का विचार समाज में फैलाने की कोशिश की कि सबको बराबर कर दो, हर मनुष्य को बराबर के अधिकार दिए जाएं और बराबर से उनका ट्रीटमेंट हो, उनकी तनख्वाहें बराबर हो, अपॉर्चुनिटीज बराबर हो, तो ये गलत है और ये अनसाइकोलॉजिकल है। अपॉर्चुनिटीज बेशक सबको बराबर दी जा सकती हैं, लेकिन जो मेरिटोरियस है वो जाहिर है उससे ज्यादा डिजर्व करता है जो कम मेरिटोरियस है। अगर हम मेरिट की वैल्यू ना करें, जीनियस की वैल्यू ना करें, नेचर ने जो एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया है अलग अलग ह्यूमन बींग्स को, और उनके गिफ्ट का, उनके टैलेंट का, उनके मेरिट का अगर हम वैल्यू ना करें, तो ये अन्याय होगा। वही डॉक्टर, एक गांव का डॉक्टर है, सिर्फ सर्दी और बुखार का इलाज कर पाता है, लेकिन वहीं पे एक ऐसा डॉक्टर है जो बहुत रिसर्च में आगे पहुंच चुका है, कैंसर जैसी बीमारी का रिसर्च कर रहा है, और उसे अगर ठीक से मौका मिले तो वो कुछ अच्छी और दवाइयां खोज सकता है, अच्छे और इंजेक्शन खोज सकता है जेन्युइन तरीके से। तो उसे कुछ सहूलियत, कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये स्वाभाविक है। तो प्राउड में इस बात का प्रावधान रखा गया है कि विचित्रता को हम स्वीकारते हैं और समानम न भविष्यति, दो लोग समान नहीं हो सकते। तो ये आज हमने इस प्रकार से 4 सूत्रों की चर्चा की। मैं उनको रिपीट करता हूं कि विक्रांति, प्रतिविप्लव, परिक्रांति और नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर जो विचित्रता है उसको स्वीकार करना। तो अब बात आती, जैसे हम इन सारे तथ्यों को, कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि प्राउड के आधार पर समाज चक्र जो है वो एक बड़ा विषय है। समाज चक्र एक बड़ी बात है, वो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, और वो जैसा कि श्री प्रभात रंजन सरकार भी कहते हैं, वो सद्विप्रों के हाथ की बात है, और सद्विप्र आते रहेंगे। जब जब कोई युग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होता जाएगा, तब तब सद्विप्र आएंगे और उस युग को बदल कर आगे के युग की तरफ ले जाएंगे। ये बात प्राउड के प्रणेता अक्सर कहते रहते हैं। तो जब तक सद्विप्र नहीं आते, तब तक हम दूसरे जो प्राउड को मानने वाले, प्राउड को अपने जीवन में उतारने वाले और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने वाले लोग हैं, हमें क्या करते रहना होगा? हमें इस पर और इस प्रकार से अध्ययन करना होगा कि अभी जिस युग में हम जी रहे हैं, उस युग की अच्छाइयों को तो हम स्वीकारें, लेकिन इस युग की जो विषमताएं हैं, इस युग की जो कमजोरियां हैं, इस युग का जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, उसको भी हम सामने रखें। अभी मैं कुछ दिन पहले ही फेसबुक पर ही एक चैट में शामिल था, या मैंने एक पोस्ट लिखा था कि प्राइवेटाइजेशन अगर बहुत ज्यादा हो, एक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज नॉट हेल्दी। तो एक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही है कि वैश्य युग को और बढ़ावा देना। अमेरिका जैसा कंट्री में प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पे हो चुका है, और वहां पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स पूरी तरह से प्राइवेटाइज्ड हैं, इंक्लूडिंग नेशनल रेलवेज और एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट की दुनिया में भी वहाँ प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, जिसको अब भारत में भी लागू करने की बात कही जा रही है। मैंने ऐसे ही फेसबुक पे चर्चा करते हुए इस तरह की बात लिखी थी कि ये प्राइवेटाइजेशन हेल्दी नहीं है, इससे हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, और इससे जो इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसे
कैपिटलिज्म का एक माइनस पॉइंट कहते हैं कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आता ही आता है हर 10 साल, 20 साल, 25 साल में, तो वो इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी। पर मैं ये शेयर करना चाहता हूं आप सबसे, ऐसे डिस्कशन का एक मुद्दा भी है ये हमारे बीच, इस कार्यक्रम में थोड़ा डिस्कशन भी होना चाहिए। तो उसमें बहुत लोगों ने इस बात को अस्वीकार किया, और बुद्धिजीवी लोग, विद्वान लोग, बहुत लोग इस बात से कन्विंस्ड हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना ठीक है। अब उन्हें प्राउड के बहुत सारे नियम या बहुत सारे सिद्धांतों का पता नहीं, क्योंकि उस तरह की बातचीत उन तक पहुंची नहीं है, तो वो प्राइवेटाइजेशन को कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से। और गवर्नमेंट सेक्टर में जिस तरह से कार्य चलता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जिस तरह से पब्लिक अंडरटेकिंग्स जिस तरह से फंक्शन कर रही है, उसमें देखा जा रहा है कि वो माइनस या लॉस में ही जाने वाली कंपनीज हैं। तो और दूसरी तरफ ऐसा मानते हैं, या यूं कहें कि लोगों को ऐसी भ्रांति है कि हर प्राइवेट कंपनी तरक्की कर रही है, हर प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट बना रही है। पर ऐसा नहीं है, हर प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी बंद हो जाती हैं, जैसे जेट एयरवेज है, वो भी बंद हुई थी अभी 2 साल पहले। इस तरह से हम प्राइवेट कंपनीज के माइनस पॉइंट भी देखते हैं कि हर कंपनी बहुत कामयाब नहीं है। लेकिन प्राउड सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं करता है, प्राउड प्राइवेट एंटरप्राइज का जवाब कोऑपरेटिव्स के माध्यम से देना चाहता है। कोऑपरेटिव्स का गठन बड़ी मात्रा में होना चाहिए, और उसमें मॉरलिटी के साथ साथ स्पिरिचुअल वैल्यूज का इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, और नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर कोऑपरेटिव्स को फंक्शन करना चाहिए। तभी प्राउड जैसी इकोनॉमी फ्लरिश कर सकती है। प्राउड के पास बहुत सारे ऐसे नियम हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को किस तरह से चलाया जाए उसके भी बहुत सारे आइडियाज प्राउड के पास हैं। जैसे 24 आवर्स अगर फंक्शनिंग हो और 6-6 घंटे के नियम के अनुसार वो अंडरटेकिंग फंक्शन करे, तो चार बार हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के स्कीम्स हैं। तो 24 घंटा अगर कोई ऑफिस चलता है और उसमें 6-6 घंटे काम किया जाता है, तो 4 सेक्शन में काम होगा और बहुतों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। और बहुत जो ज्यादा तनख्वाह लेते हैं उनसे उनकी तनख्वाहों को कम किया जा सकता है, और उन तनख्वाहों को जोड़कर कुछ नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। और जब ज्यादा आवर्स काम किया जाएगा तो जाहिर है रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। बट इस तरह के स्कीम्स और इस तरह के आइडियाज अभी तक प्रैक्टिकल इसलिए नहीं होते क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो निर्देश है वो मिनिस्ट्री और कैबिनेट सेक्रेटरीट से ही आता है, और वहां पे इस तरह के आइडियाज को एनकरेज नहीं किया जाता। वहां भी एक अलग किस्म की राजनीति चलती है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद बहुत सारी चीजें प्राइवेट कंपनीज के हाथों बेच रहा है और अपने ही सेक्टर को नुकसान करने पर आमादा है। क्योंकि उन्हें ये कहने का मौका मिलता है कि देखिए हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ये अंडरटेकिंग प्रॉफिट में नहीं जा रही है, इसलिए हमें प्राइवेट कंपनी को हैंड ओवर करना पड़ रहा है। तो प्राइवेट कंपनीज लेकिन जिस तरह से काम करते हैं उसमें वो बहुत रूथलेस होते हैं, और वो नंबर ऑफ आवर्स उनके उन्हीं एम्प्लॉयड लोगों के लिए ज्यादा होते हैं। जो 6 घंटा 8 घंटा काम करना चाहिए वो उनसे 12 घंटे का काम लेते हैं। उन्हें इमोशनली भी टॉर्चर किया जाता है, उनका एक तरह से मानसिक शोषण भी होता है। बेशक उन्हें कुछ सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दफ्तर के लिए या ऑफिस के लिए ही बने होते हैं, और उनका जीवन केवल उस ऑफिस या उस प्रोडक्ट की बिक्री के लिए ही चला जाता है। वो अपने परिवार के लिए भी ठीक से समय नहीं देते, वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी कुछ नहीं कर पाते, और कला, साहित्य, स्पोर्ट्स, इस तरह की जो चीजें हैं उसमें भी अपना योगदान दे नहीं पाते, जिसकी वजह से वो ओवरऑल हेल्दी रहें। तो बेशक प्राइवेट एंटरप्राइज आपको रुपया कमाने की सुविधा दे रहा है, लेकिन वो उसके बदले में बहुत बड़ी कीमत वसूल रहा है। वो वसूल रहा है आपसे कीमत आपकी सेहत को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, आपका फिजिकल हेल्थ ही नहीं, आपका मेंटल हेल्थ। और जीवन केवल आंकड़ों में सीमित हो जाता है। अब तो ऑनलाइन के जरिए ही तनख्वाह ट्रांसफर हो जाती है, और जो लोग अच्छी अच्छी मोटी मोटी सैलरीज पा रहे हैं
उन्हें ये भी सुख नहीं मिलता कि वो घर जाके जो है कैश लेके घर जाएं और बीवी बच्चों को दिखाएं कि देखिए हमारे यहाँ पैसा आ गया है। पैसा भी अब बैंक से ही ट्रांसफर होता है और जीवन केवल उस कंपनी के लिए बिक जाता है। एक तरह से आदमी अपनी आत्मा को बेच रहा है इन प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए। और तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? हम लोग समझ सकते हैं, अगर आपके पास अपने लिए समय नहीं है, अपने परिवार के लिए समय नहीं है, अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए समय नहीं है, और केवल आपका समय सुबह से शाम, सुबह से उठते ही अगर आपको अपने उस प्रोडक्ट की चिंता है या ऑफिस में किए गए काम की चिंता है, तो आप ये सब चीजें कैसे करेंगे जो मैंने बताया? आध्यात्मिक साधना कैसे करेंगे? तो ये जो प्राइवेट कल्चर है, ये बेशक एक ही लक्ष्य आपके सामने रखता है कि आप बैंक में कुछ करोड़ रुपए जमा कर पाएं और मरने से पहले कुछ खास करोड़ रुपए जमा कर पाएं, तो ही आपको आपका जीवन सफल होता दिखाई देगा। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। करोड़ों रुपए कमाने के बाद, मैं ट्रिलियनर्स और बिलियनर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मध्यम वर्ग के, उस समाज के वर्ग की जो ठीक ठाक पैसा कमा के अपना जीवन चलाते थे अभी तक। अब उनके सामने कुछ करोड़ रुपए का लक्ष्य ही आ गया है और उसी के लिए वो अपना जीवन दे रहे हैं। तो लेकिन अपने परिवार का त्याग कर, अपने बच्चों को समय ना देकर, अपने बुजुर्गों को समय ना देकर, आप अपना समय केवल ऑफिस के लिए दे रहे हैं, उस पूंजीपति के लिए दे रहे हैं जो आपकी सेवा से और बड़ा अरबपति बन रहा है। तो ये समझिए कि जीवन की क्वालिटी क्या है, जीवन की क्वालिटी क्या होगी। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि वैश्य युग किस तरह से एक्सप्लॉयटेटिव होता जा रहा है। वैश्य युग में मनुष्य निर्माण जैसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य को केवल रुपया कमाने की मशीन बना दिया। जो बड़े लोग हैं वो लोग भी उस तरह से केवल रुपया के लिए लगे हुए हैं, और मध्यम वर्ग भी धीरे धीरे उसी ट्रैक पे आ गया है। और अब उसके पास अपनी कामयाबी के लिए केवल यही एक मार्ग रह गया कि वो कुछ अच्छा पैसा कमा ले। तो क्या ये जीवन सही जीवन है? समझने वाली बात है। बावजूद इसके कि लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूरोप और अमेरिका तो पूरी तरह से फिजिकल हेल्थ और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ का शिकार हो चुका है। और रीजन यही है, ये डायरेक्ट रीजन दिखाई नहीं देगा। आप क्यों मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं, क्यों वहां हर आदमी साइकेट्री की दवाइयां लेता है, क्यों वहां वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, क्यों वहां वो थेरेपिस्ट के पास जाता है, क्यों वहां थेरेपिस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है, लोग वहां सेल्फ हेल्प और इस तरह की किताबों लिखते जा रहे हैं। अब ये भारत में भी शुरू होने वाला है और हो रहा है, क्योंकि एक प्रेशर आ गया है सबके ऊपर कि हमें कामयाब होना है, धन कमा, हमें कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी है बड़ा पैसा कमा। अगर हम बड़ा पैसा ना कमाएं तो हम कामयाब नहीं कहलाए जाएंगे। और ये बड़े लोग आपके ऊपर, हमारे ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। साथ ही साथ ये देखिए कि इनकी दवाइयां की जो कंपनी है वो कितनी तेजी से तरक्की कर रही है। किस वजह से? हमारे बीमार होने की वजह से, हमारे मानसिक बीमारी की वजह से। साइकेट्रिस्ट की दवाइयां अब भारत में भी बहुत अच्छी तरह से बिक रही है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ हर बड़े आदमी की या हर सो कॉल्ड सक्सेसफुल आदमी की यही है कि उसे नींद नहीं आती। ये वैश्य युग की एक देन है, ये वैश्य युग की एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि ज्यादातर लोग बड़े शहरों में खासकर ठीक से सो नहीं पाते। उसके अलावा तमाम डिसऑर्डर्स अब बढ़ते जा रहे हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर है, स्ट्रेस है, स्प्लिट पर्सनालिटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, फोबियाज हैं तरह तरह के। और सबसे बड़ा जो भय है, अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो मेरी शादी भी नहीं हो सकती, अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो मेरे घर वाले मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मेरे रिश्तेदार मेरी इज्जत नहीं करेंगे। ये जो डर बिठा दिया है घर घर में, ये बहुत खतरनाक है। ये कहाँ लेके जाएगा हमें, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं कि ये बहुत एक खतरनाक स्थिति पैदा होने वाली है। और धीरे धीरे जो साधारण समाज में एक मित्रता का भाव था, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव था, वो अब समाप्त होता चला जाएगा। आप अपने जैसे ही किसी कामयाब व्यक्ति से मित्रता करना चाहेंगे। तो ये
वैश्य युग की जो इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, एक तरफ हम कामयाबी की बात कर रहे हैं, आपको पैसा कमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, साथ ही साथ हम आपके लिए व्यवस्था भी ला रहे हैं कि आप पैसा कमाएं, लेकिन आप साथ में ये देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कितनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपके पास उतनी नौकरियों का इंतजाम है नहीं। और कई बार तो 40 के बाद 45 के बाद भी बहुत लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है। विदेशों में बड़ी कंपनियों में, भारत की भी बड़ी कंपनियों में ये एक नॉर्मल सी बात है। 50-55 वाले आदमी तक को भी कई बार हटा देते हैं, क्योंकि वो उतना एफिशिएंट नहीं होता जितना 25 या 30 साल की उम्र का लड़का होता है। तो वो 55 साल वाले आदमी को हटा के 30 साल के लड़के को नौकरी देते हैं, और 55 साल का आदमी घर बैठा है और जीवन उसका रुपए पैसे में गया, उस कंपनी की सेवा में गया, और अब वो किसी काम का नहीं है। केवल थोड़े से वीआरएस के पैसे से या अपनी पेंशन के पैसे से वो जीता है, लेकिन उसके पास लुकिंग फॉरवर्ड टू कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने आध्यात्मिक साधना नहीं की, उसने किसी कला में अपनी निपुणता हासिल नहीं की, उसने परिवार में समय नहीं दिया। तो इस वजह से वो अकेला और लोनलीनेस का शिकार हो जाता है। तो ये जो 55 साल 60 साल 65 साल के लोग हैं, बुजुर्ग हैं और लोनली हैं, और उनके बच्चे भी जो पैसा कमाने में लगे हैं, वो उनकी देखभाल भी नहीं कर पाते, क्योंकि जॉइंट फैमिली रही नहीं, न्यूक्लियर फैमिली टूट रही है। तो ये जो कल्चरल डिस्ट्रक्शन हो रहा है बड़े पैमाने पे, ये इनडायरेक्ट एक डिस्ट्रक्शन है इस पूंजीवादी संस्कृति का या इस वैश्य युग का। अब ऐसे में जो लोग जागरूक हैं, जो लोग अपना जीवन प्राउड के अनुसार चला रहे हैं, प्राउड के अनुसार जीवन क्या है, अगर मैं थोड़े से शब्दों में कहूं कि अगर कोई कट्टर रूप से प्राउडिस्ट है, तो सबसे पहला रूल या सबसे पहला पॉइंट उसके पास ये होना चाहिए कि वो बड़े पैसे की तरफ पागल की तरह न दौड़े। वो बड़ा पैसा कमाने के पीछे पागलपन की तरह न भागे। पहला उसका नियम या पहला उसकी आइडियोलॉजी ये होनी चाहिए। तो जो कबीर का दोहा रहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी न भूखा जाए। इस मंत्र को अप्लाई करें अपनी लाइफ में, उतना कमाएं जितना डिसेंट जिंदगी जीने लायक हो, और आप किसी मेहमान को भी खिला सकें और अपने परिवार को भी खिला पिला सकें ठीक से। ये आपका पहला क्राइटेरिया होना चाहिए अबाउट योर वेल्थ, अबाउट योर इकोनॉमिक कंडीशन। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कुटुंब को खिला सके आप। अब ये बड़े शहर में कुटुंब छोटा है, छोटे शहर में कुटुंब थोड़ा बड़ा है, गांव में कुटुंब थोड़ा और बड़ा है। तो कुटुंब जहां का है उसके अनुकूल कुटुंब को चलाएं, और उस तरह से उतने पैसे के पीछे ही भागे। और 4-6 घंटे से ज्यादा टाइम आप रुपया कमाने में न लगाएं। ये मैं अपने अनुभव से भी बोलता हूँ। 4-6 घंटे से ज्यादा समय देने की जरूरत है नहीं। अगर आपको एक ही दिन में 10-12 घंटे देने हैं, तो ऐसे केवल 10 दिन काम करें, बाकी 20 दिन आप खाली रहें, और उस खाली समय में जो आध्यात्मिक मूल्य के कार्य हैं, सेवा मूलक कार्य हैं, वो करें। साहित्य और कला की सेवा वो करें, और स्पोर्ट्स से अपने आप को फिट रखें, और समाज में जो जनगोष्ठी वाला जो कार्यक्रम है, कम्युनिटी सर्विस जो है वो करें। ऑनलाइन जगत से कर सकते हैं या ऑफलाइन जगत से कर सकते हैं, लेकिन हर चीज रुपए पैसे से न जुड़ी हो। कुछ ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे जिससे आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा, तो देखिए आपके जीवन में जो सुख की मात्रा है वो बढ़ेगी। तो इस तरह की बातचीत करते हुए मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगा, और अगर हम इन बातों से जुड़ी हुई कुछ डिस्कशन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। थोड़े और कुछ पॉइंट्स सामने आएंगे, एक अच्छी वार्ता से यही साबित होता है। प्राउड कैडर के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, तो वो लोग बातचीत शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने टॉपिक को थोड़ा बढ़ाते हुए ये कहा कि जो प्राउड को फॉलो करने वाले लोग हैं वो कैसे जिए, मैंने 2 सूत्र अभी बताए। इससे जुड़े हुए सूत्रों को आप लोग अपना कॉमन सेंस से शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें अपने आप को कैसे फिजिकली स्वस्थ, मेंटली स्वस्थ और इकोनॉमिकली स्वस्थ रखना होगा। दिक्कत ये होती है कि आदमी किसी बड़े आदमी के बड़े पैसे को देकर हीन भावना से भरता है, अगर वो एक अच्छा साधक नहीं है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास अगर मारुति 800 है और आपका पड़ोसी किसी मर्सिडीज में लगातार घूम रहा है, अगर आपको उससे परेशानी हो रही है, तो ये एक विचार करने वाली बात है। तो इसका मतलब अभी भी हम
धन से ही अपने आप को कामयाब करने की बात कहते हैं, लेकिन प्राउड चूंकि आध्यात्मिक मूल्यों को लेकर है, प्राउड अपने आप में सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, प्राउड इकोनॉमिक्स के साथ स्पिरिचुअल सिस्टम भी है। तो आपको स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होना है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मतलब है कि हम अपने जीवन में जो मटेरियल चीजें हैं उससे अपनी सक्सेस को न आंकें। समाज तो ऐसा बन गया है कि वो केवल सक्सेस को उसी मात्रा से जोड़ता है जो उसके मैटर से जुड़ी हुई है, जो उसके घर, जो उसकी गाड़ी, जो उसके कपड़े, जो उसका मोबाइल और जो उसके अलग अलग प्रॉपर्टी, इसी से हम आदमी को सक्सेसफुल मानते हैं। जबकि हम अगर उसके अंतर जगत में देखें तो उससे ज्यादा दुखी व्यक्ति कोई दूसरा ना होगा। लेकिन समाज ऐसा है कि दूर की ढोल सुहावने, या ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और प्रचार भी ऐसा ही हो रहा है, चूंकि वैश्य युग है। वैश्य युग में वैश्य का ही प्रचार होगा, ये स्वाभाविक है। जैसे विप्र युग में विप्र का प्रचार होगा या विप्र के मूल्यों का प्रचार होगा, तो वैश्य युग में वैश्य की मूल्यों का प्रचार होना अनिवार्य है, ये स्वाभाविक। लेकिन जो लोग प्राउड को मान रहे हैं उन्हें अपनी विचारधारा पे बहुत स्ट्रांग होते हुए अपने आसपास के लोगों में इस तरह का प्रभाव डालना होगा कि देखिए, आप छोटी गाड़ी से भी सुखी रह सकते हैं या साइकिल से भी सुखी रह सकते हैं। आपका जीवन अगर पूरा 24 घंटे का जीवन थोड़ा सा साधना, थोड़ा सा पैसा कमाना, थोड़ा सा परिवार के लिए समय देना, थोड़ा सा नेचर के साथ समय बिताना, थोड़ा सा कुछ अच्छी स्क्रिप्चर्स या शास्त्र का अध्ययन करना, थोड़ा सा समाज सेवा करना, अगर इस तरह का जीवन आपका बीत रहा है हर दिन, तो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल, आपसे ज्यादा सुखी कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन इस बात को औरों तक भी पहुंचाना होगा और हम सबको मिलके इस तरह के सक्सेस का प्रचार करना होगा। इस तरह से कहना होगा कि सक्सेसफुल आदमी ये है, न कि वो जिसने सिर्फ मर्सिडीज खरीदी या जिसने 4 घर बना लिए, 4 फार्म हाउस खरीद लिए, या जो हर छुट्टी मनाने के लिए अमेरिका चला जाता है, 10 लाख फूंक के आता है, या बहुत अच्छे कपड़े पहनता है। तो ये मेरी मान्यता है। आप में से कुछ लोग अगर इस पर अपनी राय कहना चाहते हैं तो स्वागत है। मैं इस पे ये बोलना चाह रहा था कि जो लोगों की जो मानसिकता है, जो आज के वर्तमान समय में, जैसे आपने कहा कि ये परिवर्तन हम ला सकते हैं, वैचारिक परिवर्तन हम ला सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कमा रहा है, जिसे कोई चीज की कमी नहीं है, वह हमारी चीजों को क्यों मानेगा, ये बात है। उसके अंदर सबसे वो भले ही बहुत कमा रहा हो, लेकिन उसके अंदर असुरक्षा, मतलब जो सुरक्षा जो है वो बहुत कम है उसकी जिंदगी में। जैसे कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहा है और उसको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसका जो पारिवारिक सुरक्षा है उससे वो मतलब बहुत उसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है। जैसे कि जो वो तो अपने मतलब अपने दायरे तक ही सीमित है, लेकिन जब वो समाज में, जैसे उसके बेटी है, बेटा है, अगर कोई बाहर जाता है, अगर वो 5 मिनट के लिए घर में भी नहीं आता है तो उसे चिंता होती है कि पता नहीं क्या हो गया और वो क्यों नहीं आ रहा है। तो ये जो असुरक्षा की भावना उसके मन में है, वही जो है उसको क्रांति की ओर लेकर जाएगा, वही व्यवस्था परिवर्तन करवाएगा। क्योंकि अभी तक क्या है कि हमें असुरक्षा जो है उसके मन में डालना है कि आप असुरक्षित हैं। अगर आप कमा भी रहे हैं और आप अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी आप असुरक्षित हैं। क्योंकि समाज आज उस तरीके का बना नहीं है, नैतिकवान बना नहीं है, ना ही नैतिक शिक्षा दी जा रही है। आप भले ही अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन आज आपका बेटा और बेटी भले ही आईएएस बन गया हो, आईएएस, लेकिन आज आपको वो जब आईएएस और आईपीएस बनता है तो आपको ओल्ड एज होम में ले जाके दग देता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। तो ये जो शिक्षा दी जा रही है, जो वेस्टर्न शिक्षा है ना, कि अपना सेल्फ सेंटर्ड, कि हम कमा रहे हैं तो हम अपने तक ही सीमित रहेंगे। तो इस तरह की जो असुरक्षा है, ये प्राउड के माध्यम से हमें जन जन तक पहुंचाना होगा, तभी लोग हमसे जुड़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके लिए, जैसे मैं अगर अपने अनुभव से कहूं, मैं भी वैसा ही था आज से 30 साल पहले, रुपए पैसे के पीछे भागने वाला।
लेकिन जब तक मुझे आध्यात्मिक साधना से कुछ अलग चीज मिली नहीं, तब तक मैंने रुपए के उस सुख को छोड़ा नहीं। तो अगर आपके पास कुछ सटल वर्ल्ड का हैप्पीनेस मिल रहा है, चाहे वो आर्ट के जरिए हो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के जरिए हो, तब तक आदमी रुपए की दौड़ को छोड़ेगा नहीं। क्या आप इस बात को मानते हैं? वो तो है, लेकिन इसका जो मतलब जो प्रचार प्रसार है उस स्तर तक होना चाहिए। जैसे आज स्कूलों में भी है, तो ये हम लोगों को ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना होगा। और लेकिन समाज की व्यवस्था के अनुसार, जैसे आपने बोला कि ठीक है वो आपके अंदर अध्यात्म पहले से था, लेकिन जो मनुष्य आज पैदा हो रहा है वो एकदम सेल्फ सेंटर्ड ही पैदा हो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है, यहाँ का परिवेश देख रहा है ना। तो उसको परिवर्तित करना इतना आसान नहीं है। नहीं, वो तो जेनेटिक चेंज हो रहा है, जेनेटिकली वो हो रहा है। हाँ, तो उसके लिए हमें सबसे आज की डेट में हमें असुरक्षा ही दिख रहा है। जो सामाजिक स्तर पर हम लोग इस मूवमेंट को अगर लेकर चलते हैं तो उससे ही हम लोगों को अध्यात्म के पथ पर भी जोड़ सकते हैं। जब नैतिकता की हम बात करेंगे, जब हम उसकी सर्वांगीण विकास की बात करेंगे, तब नेचुरली हमारा अध्यात्म उसमें आएगा। तो सर्वांगीण विकास में हमारा सब कुछ आता है। तो जब तक ये सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है, ये भ्रष्टाचार है, चाहे कोई चोर है अगर चोरी भी कर रहा है, लेकिन उस चोरी के पीछे जो उसकी मानसिकता है कि भाई वो चोरी क्यों कर रहा है, लोगों ने पकड़ा उसको 10 जूते मार दिया कि भाई इसने ये खूब पीट दिया, लेकिन जो कारण है वो लोग उसका कारण जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो चोर क्यों बना, ये जो प्रवृत्ति आई कैसे उसके अंदर, है ना। अगर वो बहुत ही ईमानदार था लेकिन उसका घर नहीं चल रहा था तो वो चोरी कर दिया, लोग उसको पकड़ के मार दिए। तो इस तरह की जो समाज में जो एक अच्छा व्यक्ति भी जो खराब बनने के लिए वो मजबूर हो रहा है समाज के दबाव के कारण, इस व्यवस्था के कारण, तो इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हमें सामाजिक रूप से पहले कोई ना कोई अभियान चलाना होगा। और उस अभियान के तहत अगर प्रौध भी है तो प्रौध अपना एक कार्ड बनाए और उस कार्ड के दौरान ये सारी समस्या रखे कि हम लोग कोविड-19 के अंतर्गत जो भी लोग घर में रहे वो काफी हिंसक प्रवृत्ति के हो गए या हिंसात्मक हो गए या उनको बाहर जाने को मिला नहीं, घर में ही रहे, है ना। और कुछ लोगों ने टीवी देखा, इंटरनेट देखा या कुछ इस तरीके का किया, लेकिन उनका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, वो बेलक्ष्य ही जी रहे थे। और उनके सामने अभी ये समस्या आ रही है, जो असुरक्षा की जो समस्या है अभी तक विद्यमान है। तो इस चीज को लेकर और भी कोई अपना सजेशन है तो दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं। अभियान की जहां तक बात की है आपने, तो उस अभियान की कोई एक छोटी रूपरेखा बनाइए, ये अच्छी बात है। और ऑनलाइन के जरिए ही बहुत कुछ हो सकता है। जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको अप्रोच किया जा सकता है। और एक हेल्दी डिस्कशन अगर सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट से चलना है तो वो भी किया जा सकता है। और जो ऑलराउंड सक्सेस है उसको लेकर अगर बात की जाए तो वो भी हो सकता है। तो इस दृष्टि में अगर कोई छोटा मोटा डिस्कशन भी कभी अलग से करना हो तो मैं साथ हूँ, हम लोग कर सकते हैं उसको, जो ही होना चाहिए। स्कोप है, अभी ये मौका है, क्योंकि बहुत लोग हमारे साथ आ सकते हैं। उसकी वजह है क्योंकि बड़ा पैसा कमाना सबके लिए संभव ही नहीं है, उनके पास स्कोप ही नहीं है, वो सिर्फ सपने ही देखते रहेंगे, क्योंकि बड़ा पैसा सब कमा नहीं सकते। सुरेंद्र जी। हाँ दादाजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए बोलिए जी बोलिए मुकेश जी। मेरा कहना है दादाजी कि पिछले लॉकडाउन में ही